एक बच्चे के रोने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं, मगर वहां पे पूरा मजमा इकट्ठा था। किसी ने भी इसे बचाने की कोशिश नहीं की और वो आदमी मुसलसल मारे जा रहा था, इसका गला दुबा रहा था। हमाद की गाड़ी रुकी तो वो बेसाख्ता ही उसकी निगाहें इस मजमे की तरफ गई जहां से किसी बच्ची के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इसने पास खड़े हुए मोइस को कहा, मोइस तुम इधर रुको, यहाँ पे क्या हुआ है? ये कहते हुए वो गाड़ी से बाहर निकला और इस मजमे की तरफ गया। सामने एक छोटी सी बच्ची थी। क्या हो गया? ये सब क्या कर रहे हैं? मासूम बच्ची के साथ इसे मारने की कोशिश कर रहे हो? इसने सामने खड़े हुए आदमी को कहा और इसे पीछे धक्का दिया। साहब जी, आप पीछे हट जाएं, दरमियान में मत आए। इसने बदकारी की है, इस वजह से इसकी यही सजा होगी। वो हैरत से इस 15 साला बच्ची को देखने लगा जिसके चेहरे पे मासूमियत छाई हुई थी। वो नफी में सर हिलाने लगी। इन्हें कुछ भी नहीं किया, मुझे बचा लेंगे, जानबूझ के मुझे मार रहे हैं। वो रोते हुए बोली ही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी, मुझे बचा लें। वो रोते हुए बोल रही थी। हमाद कहने लगा, छोड़ो इसको, क्या हो गया है? पागल हो गए हो क्या? आप लोगों को किस कदर मासूम बच्ची है और आप लोग इस पे हाथ उठा रहे हो? सामने खड़ा हुआ शख्स कहने लगा, इसे कोई भी अब कबूल नहीं करेगा। पूरे गांव वालों को पता है इसने बदकारी की है और इससे कोई शादी नहीं करेगा। इसकी सजा अब मौत है और इसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब की बार हमाद को अंदाजा हुआ था सामने जो शख्स इसे मारने की कोशिश कर रहा था वो बाप था और इसे गैरत के नाम पे वो लोग मार रहे थे। वो गुस्से में इसके बाजू से पकड़कर कहने लगा, दिमाग खराब हो गया है, इसके पास दुपट्टा भी नहीं था। इसने गुस्से में अपना कोट उतार के इसके कंधों पर डाला। पागल हो क्या? वो आदमी कहने लगा, अगर आपको इतनी ही हमदर्दी है, आप ये चाहते हैं कि हम इसे ना मारें, तो फिर आप इसके साथ निकाह कर लें। ये सुन के हमाद ठटक गया। पीछे से मोइज आ गया, कहने लगा, हमाद क्या कर रहा है? ये जाहिल लोग हैं, इनके मामलात में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पागल हो क्या? मैं ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? इस बच्ची पे जुल्म हो रहा है। इसने सहमी हुई बच्ची को देखा जिसकी नीली आंखों से अनगिनत आंसू बह रहे थे। इसके सुर्खों सफेद रंगत इसके चेहरे और हाथों पे मिट्टी लगी हुई थी। गले के पास सुर्ख निशान बना हुआ था और न जाने क्यों हमाद का दिल अजीब अंदाज में धड़का था। इसे देखते ही ठीक है, मैं इसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। हमाद ने जैसे ही फैसला किया, मोइज ने हैरत से इसे देखा। पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे बाप को पता चला तो इसने तुम्हें हवेली से बाहर निकाल दे के फेंक देना है। मैं कुछ भी नहीं जानता, न जाने क्यों शायद हमाद को पहली नजर में ही वो मासूम सी लड़की बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, जिसकी वजह से वो इसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हो गया था। और सारे मजमे वाले हैरत से इस अमीरजादे को देख रहे थे जिसकी बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब को बुलाया गया। इस लड़की के सर पर बड़ी सी चादर दे दी गई और वहां पे कुछ गवाह इकट्ठे हुए और इन दोनों का निकाह हो चुका था। वो मासूम सी बच्ची जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था, वो अब इसकी बीवी बन चुकी थी। अभी तक वो हिचकियों के साथ रोए जा रही थी। इसका वजूद लर्ज रहा था जब वहां पर एक औरत आई, रोते हुए कहने लगी, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी को मत मारना। वो औरत की हालत देख रहा था, बहुत बुरी थी। जब इस आदमी ने गुस्से में कहा, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी बेटी का निकाह हो गया है,
अब मेरी बेटी को किसी जालिम के हवाले कर दिया है ना। इसे सामने खड़े हुए हमाद को देखा। तुम मेरी बेटी के साथ जुल्म नहीं ना करोगे। ये देखो, एक माँ हाथ जोड़ती है। ऐसे यहाँ से ले जाओ और इसका ख्याल रखना। ये बहुत मासूम है, ये तकलीफें बर्दाश्त करती आई है। ऐसे लेते जाओ। वो अपनी बेटी के चेहरे को दीवानों की तरह चूमने लगी। इससे तुम्हारे साथ निकाह किया है, ये तुम्हारा मुहाफिज होगा, ये तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। तुमने यहाँ लौट के कभी नहीं आना और इसके साथ वफादार रहना। इसकी माँ इसे समझा रही थी और हमाद देखे जा रहा था। वो रोते हुए अपनी माँ के सीने से लग गए। चली जाओ यहाँ से, ये गांव इन औरतों के लिए नहीं है, मासूम बच्चियों के लिए नहीं है। यहाँ बस औरतों पर जुल्म होते हैं। साहब जी मेरी बेटी, और वो इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले गया था। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। वो नरमी से गोया हुआ। वो खुद नहीं जानता था कि इतनी अचानक इसने ये फैसला कैसे कर लिया था। और मोइस होंकों की तरह इसकी तरफ देखे जा रहा था। लाकर इसे गाड़ी में बिठाया। शाम हो चुकी थी। मोइस ऐसे देखने लगा। तुझे पता है, अब रात को हमें वापस जाते जाते 3 बज जाने हैं। मोइस की बात सुन के वो कहने लगा, कोई बात नहीं। इसने इस मासूम सी लड़की की तरफ देखा जो बिल्कुल गाड़ी के दरवाजे के साथ लगी बैठी कांप रही थी। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारा शौहर हूँ। वो नरमी से बताने लगा। वो जानता था कि गांव की लड़कियां अच्छी खासी समझदार होती हैं। इन्हें मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में पता होता है। इनकी माँ ने इन्हें अच्छा खासा समझदार बनाया हुआ होता है। 3 घंटे का सफर गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो लोग अपने गांव नहीं पहुंचे थे। इसे देखा तो वो दरवाजे के साथ टेक लगाए हुए सो गई थी। आहिस्तगी से इसके करीब हवा। अब ये देख मासूम से बच्चे इसके साथ रोमांस न शुरू हो जाना। मोइस ने हंसते हुए कहा, लगता है पहली नजर में बच्ची पे दिल आ गया। बकवास बनकर, ज्यादा फजूल में ना बोला कर, इसने मोइस को गुस्से में कहा था और आहिस्तगी से इसके करीब होता इसके सर को अपनी गोद में रख गया था। वैसे तो प्यारी, वो मुस्कुराते हुए बोला था, इसकी नीली आंखें बहुत अच्छी हैं। तेरे बच्चे तो नीली आंखों वाले होंगे। एक काम करेंगे, अपने बच्चों के आपस में रिश्ते कर लेंगे। वो हंसते हुए बोला। इसकी बात सुन के हमाद ने गुस्से में इसे घूर कर देखा। फजूल की बातें मत करो और अपनी ड्राइविंग पे फोकस करो, वरना तीनों शहीद हो जाएंगे। वो इसके हाथ को देखने लगा था। इसके सफेद हाथ इसके हाथ की गिरफ्त में थे। मुझे खुद बहुत नींद आ रही है। हाँ, तुझे तो अब नींद ही आनी है। निकाह जो कर लिया है, अब सोच ले अपने बाप को जाकर क्या कहना है। सिंपल कह दूंगा, बच्ची पसंद आ गई थी, निकाह करके आया हूँ। वो हंसते हुए बोला, ये इतना आसान नहीं है। वैसे मुझे हैरत हो रही है कैसे कैसे जाहिल लोग रहते हैं। लेकिन अगर वाकई में ये लड़की ऐसी हुई जैसे इसका बाप और गांव वाले बोल रहे थे, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है, जो हमाद को चीज अच्छी लग जाती है फिर वो हमाद की ही रहती है। हमाद इस पे किसी और की नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी बात सुन के वो हंसते हुए कहने लगा, हाँ जी, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम अपनी चीज पे किसी और की नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना, वो जब हवेली पहुंचे तो काफी रात हो चुकी थी। इसने सोई हुई इस लड़की की तरफ देखा। सिद्रा, वो नरमी से गोया हुआ तो हैरत से इसने देखा, मतलब तुझे इसका नाम भी पता है। ज़ाहिर निकाह हुआ था, इस वक्त पता तो चल ही गया था। इसे उठाने की कोशिश करने लगा। एक काम करो, अपनी बाहों में उठाकर ले जाओ, अंकल को पता चलेगा तो फिर देख लेंगे तेरी क्या हालत होगी। यार, मैं कुछ भी नहीं जानता। इसकी बातों को इग्नोर करता इसे अपने बाजुओं में उठा चुका था। जैसे वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने फिरदौस बेगम खड़ी हुई थी। हैरत से देखने लगी, बेटा, ये तुम किसे लेकर आ गए हो?
इसके बाजू में एक लड़की को देखते हुए बोली, खाला जान, मैं आपको बताता हूँ ये किसको लेकर आया है। तुम जाओ अंदर, लेके जाओ अपनी बीवी को। खाला जान, इसने निकाह कर लिया है। अगले लम्हे वो सबको हकीकत बता चुका था। बस इसकी जान बचाने के लिए इस जनाब ने निकाह किया है। अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कैसे ये एक लड़की को लेकर आ गया है? दलाल साहब को पता चलेगा, इन्होंने तो हर चीज़ को तहस नहस कर देना है। इन्होंने तो अपनी भांजी को बहू बनाना था। इसकी तो शादी नज़दीक थी और ये क्या कारनामा सर अंजाम दे बैठा है। या अल्लाह, मैं इस लड़के का क्या करूं? फिरदौस बेगम तो अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। इन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या करें। सिद्रा को लाके बेड पर लेटाता हुआ इसके चेहरे को देखने लगा। इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा अभी भी खौफ था, नींद में भी खौफ छाया हुआ था। अचानक इसके चेहरे पे डर के आसार नुमाया होने लगे। वो चीख मार के उठी। इसका चेहरा पसीने में शराबूर हो गया। हमाद इसके सामने बैठा हुआ था। नरमी से कहने लगा, क्या हुआ है, आप डर गई हो क्या? वो नरमी से इसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला तो वो एकदम से इसके बाजू से लिपट गई। मुझे डर लग रहा है, वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। वो मैंने ख्वाब में देखा, वो यहाँ पे भी आ गए। मेरा गला दबा देंगे, मुझे मार देंगे। वो बच्चों की तरह रोते हुए बोल रही थी। वो धीरे धीरे इसके बालों को सहलाने लगा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा, बस रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना। वो नरमी से इसे समझा रहा था। खाना खाना है क्या? और खाना खाने का सुन के तो वो फौरन से असबात में सर हिलाने लगी। पिछले 2 दिनों से इसे खाने को कुछ भी नहीं दिया गया था। इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। ये कहते हुए वो बाहर आया तो सामने फिरदौस बेगम खड़ी हुई थी। खूनख्वार निगाहों से इसे देख रही थी। कमबख्त ने आपको हकीकत बताई थी, वो रा के कहा। वो कहने लगी, ये तुमने क्या किया? अपने बाबा के बारे में जानते हो ना, जब इन्हें पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? मामा, जो बाबा करते हैं करने दें, लेकिन मुझे तो वो पसंद आ गई थी। मामा, आपको पता है इसकी इतनी खूबसूरत नीली आंखें हैं जिन पे मैं फिदा हो गया था। फिरदौस बेगम ने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। अच्छा मामा, एक काम करें, मुलाजमा को बोलें कि खाना तो कमरे में लेके आ जाए। ये सुन के वो कहने लगी, कहती हूँ गुस्से में इसे घूर रही थी, अब सुबह तुम्हारे बाप को कौन बताएगा? मामा, आप बताएंगी। ऑफ कोर्स, और कौन बताएगा? आप अपनी बहू का सुबह तारुफ करवाएंगी। वो हंसते हुए बोला था, तुम्हें अभी तक मजाक सूझ रहा है, और जो सुबह तूफान आने वाला, इसके बारे में सोच सोच के मैं खुद परेशान हूँ। और फिर मेरी तरबियत पे उंगलियां उठाई जाएंगी। फिरदौस बेगम का तो मुकम्मल तौर पर दिमाग घूम गया था। मलाइका का तो काम ही यही है। आप परेशान मत हो ना, कोई कुछ भी नहीं कह सकता इनके बारे में। वो हंसते हुए बोला था, बहुत ज़्यादा तुम्हारे दांत निकल रहे हैं। सुबह बाप के सामने देखना कैसे खामोश होके खड़े हो गए। हमाद गुस्से में बोली। इनकी बात सुन के वो खामोशी से वापस कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद मुलाजमा खाना दे गई तो वो इसे खाना देने के बाद कहने लगा, आप चेंज कर लो, मेरे पास कपड़े तो नहीं हैं। वो मुंह बनाते हुए बोली थी और वो भी थोड़ा परेशान हुआ। फिर आहिस्तगी से वो कमरे से बाहर निकला और जाके निशा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। बामुश्किल वो उठी थी, अपने बालों को जूड़े में अरसते हुए कहने लगी, क्या हुआ है भाई, इतनी रात को क्यों जगा दिया? पता है सुबह मुझे यूनी भी जाना होता है। वो मुंह बनाते हुए बोली, मेरा बच्चा मुझे एक अच्छा सा अपना ड्रेस तो दो। वो नरमी से बोला था, ड्रेस दो? आपने ड्रेस मेरा क्या करना है? वो हैरत से इसकी तरफ देखते हुए बोली, पहनना है, पहन के घूमना है। हमाद संजीदगी से बोला तो वो हंस पड़ी थी। देखिए आधी रात को मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बताएं क्या करना है? वो तुम्हारी भाभी को देना है। वो संजीदगी से बोला। वो जो पीछे मुड़ने लगी थी, एकदम से इसने मुड़ के देखा। क्या भाभी? कौन सी भाभी? कैसी भाभी? किस भाभी की बात कर रहे हैं?
वो हैरत से गोया हुई तुम्हारी भाभी। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी भाभी लेके आया हूँ, अभी ड्रेस दोगी तो बदले में भाभी दिखाऊंगा। वो हंसते हुए बोला था, भाई आपने क्या किया, मलाइका के साथ निकाह कर लिया? आपने नहीं, मलाइका के साथ नहीं, इससे तो बचने के लिए निकाह किया है। वो आंख का कोना दबाते हुए बोला, और फिर जो शहनाज पुप्पो करेंगी इसका आप क्या करेंगे? वो बाद में छोड़ो, मुझे ड्रेस दो। इसने अपना एक ड्रेस दिया और इसके पीछे पीछे आ गई, और इसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने वो इस मासूम सी बच्ची को देखने लगी। भाई ये बच्ची अपने लिए एडॉप्ट करके लाए हैं या बीवी बना के लाए हैं? वो हैरत से इससे पूछने लगी। सीधी सीधी देखो जाके, इसे कंपनी दो। वो हंसते हुए बोला, इससे अपनाइयत का एहसास दिलाओ। वो इसके पास आई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपका क्या नाम है? सिद्रा। सिद्रा ने नरमी से जवाब दिया, और अच्छा, मेरा नाम निशा है, आज से हम लोग दोस्त हैं, ठीक है? वो मुस्कुराते हुए इसे बता रही थी। वो इस बात में सर हिलाने लगी, मगर वो बार बार हमाद की तरफ ही देख रही थी, जैसे वो किसी और के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। चलो ठीक है, आप ये ड्रेस पहन के फ्रेश हो जाओ, वो नरमी से कहती हुई बाहर चली गई। वो काफ़ी वक्त बाद फ्रेश होके बाहर आई तो वो बेसाख्ता ही इसके बालों को देखने लगा। इसकी सारी पुश्त को इसके बालों ने ढांपा हुआ था। इसके बाल बहुत लंबे थे, जिनको वो अभी भी देख रहा था, जिसको इसने जूड़े में अड़सा हुआ था और अब इसने खोला था। घने मोटे बाल। वो बेसाख्ता इसके करीब आया। ये आपके बाल असली हैं? वो नरमी से गोया तो वो इस बात में सर हिलाने लगी। मेरे बाल सारे गांव की लड़कियों को पसंद थे, सारी जेलस होती थी मेरे बालों से। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, मुझे भी जेलसी हो रही है, इतने ज़्यादा तो मेरे पास भी नहीं है। हमाद की बात सुन के वो बेसाख्ता ही हंस पड़ी थी। आप तो लड़के हो ना, लड़कों के तो इतने ही होते हैं। अच्छा, मेरे पास अच्छे हैं। वो तजस्सुस भरे अंदाज में इसको देखते हुए बोला तो वो इस बात में सर हिलाने लगी। हाँ जी, अच्छे हैं ना? चलो ठीक है, शाबाश, आप जाके सो जाओ, बेड पर सो जाओ। वो जैसे इससे पूछने लगी, जाहिर है। अच्छा, वो हमारे पास तो बीवियों को नीचे सोने का कहा जाता है, ज़मीन पे। वो मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। चले, शाबाश, आप जाके सो जाए। वो जाके बेड पे सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर बाद वो नींद की वादियों में चली गई और वो लैपटॉप खोले काम करने में मसरूफ़ था। फजर की अजान की आवाज़ उसके कानों में आई तो वो उठा। वज़ू करके वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया था। जब वापस आया तो हल्की हल्की रोशनी हो चुकी थी। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा जब डाइनिंग टेबल पर बैठे सब नाश्ता कर रहे थे। इसे कमरे की तरफ जाता हुआ देखकर तलाल साहब बोले, नाश्ता कर लो। नहीं बाबा, मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ, इसके साथ करूँगा। और ये सुन के तलाल साहब के साथ साथ फिरदौस बेगम, मुलाजमा, मलाइका, शहनाज पुप्पो, सब ने एकदम से इसकी तरफ देखा था। बिलाल कहने लगा, क्या फजूल के मजाक कर रहे हो, इधर आके नाश्ता कर लो। अपने भाई की बात सुन के वो कहने लगा, सच में अपनी बेगम को लेकर आता हूँ, बल्कि वो अभी तक नहीं आई। निशा ऐसे ही रेडी कर रही थी, मैंने इससे बोला था। ये कहते हुए वो ऊपर आया, देखा तो वह निशा के कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बालों को पीछे से निशा ने हल्की सी छुटिया में जकड़ा हुआ था। लंबे लंबे बाल, इसने गले में दुपट्टा लिया हुआ था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शुक्रिया निशा, मेरी बीवी को इतना अच्छा तैयार करने के लिए। भागो यहाँ से, अब्बा हुजूर की अदालत में अब मुझे पेश होना है। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जाओ, जो घर में होने वाला है इसके बाद तो अल्लाह की पनाह। मुझे नहीं पता बाबा क्या करने वाले हैं। खैर से ऐसा ना हो मलाइका बिलाल भाई के पल्लू से बांधी जाए। वो हंसते हुए बोली थी, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। वो जल्दी से बाहर आया था और इसके साथ छोटी सी बच्ची को देख के जहाँ तलाल साहब खड़े हुए थे वहीं पे शहनाज बेगम भी उठ खड़ी हुई। गुस्से में कहने लगी, ये कौन है और इसे तुम कहाँ से लेकर आए हो? तलाल साहब कहने लगे, ये छोटी सी बच्ची तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है?
वो नरमी से कहने लगा, देखें बाबा जान, पसंद आ गई थी, इस वजह से शादी करके आया हूँ। और वो गुस्से में इसके पास आने लगी। अगले लम्हे वो इसे थप्पड़ मारने लगे। जब वो सीधा इनकी आंखों में देखने लगा था और हवा में ही इनका हाथ रह गया था, वो इसे कहने लगे, अभी के अभी इसे तलाक दो, इस घर से निकालो। कौन है ये, कहाँ से लेकर आ गए हो? तुम्हें पता है खानदान से बाहर शादियां नहीं की जाती, इसके बावजूद तुम किसी लावारिस लड़की को उठाकर ले आए। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, बाबा जान मेरी बीवी है, इसे आप लोगों को कबूल करना होगा। अगर आप लोग कबूल नहीं करोगे तो मैं बहुत बुरा करूँगा। मलाइका ने एकदम से वहाँ पे पड़े हुए जग, ग्लास, हर चीज़ को उठा के नीचे फेंकना शुरू कर दिया। कुर्सी को इसने पीछे धक्का दिया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो चिल्लाते हुए बोल रही थी। अगले लम्हे इसने डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई छुरी को उठा लिया। तो मैं अपनी जान ले लूँगी, अभी के अभी इसे तलाक दो। तुम सिर्फ मेरे थे और कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि मलाइका इतना बुरा बिहेव करेगी। मलाइका क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? बिलाल इसके करीब जाके इससे छुरी लेने लगा। जब मलाइका कहने लगी, खबरदार, जो किसी ने मेरे पास आने की कोशिश की, तुम सिर्फ मेरे थे हमाद, तुम कैसे किसी और लड़की के साथ शादी कर सकते हो? मामू जान, वो रोते हुए तलाल साहब को देखने लगी। इसे बोले, अभी के अभी तलाक दे। तलाल साहब कहने लगे, देखो इसे तलाक दो। मलाइका भी सबसे दूर खड़ी हुई थी और कोई भी इसके पास जाने की कोशिश करता तो वो हल्का सा कट लगा देती थी, जहाँ से हल्का हल्का खून रिस रहा था। देखो ऐसा मत करना, कुछ भी हो ये मेरी बीवी है और मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। मरना है मर जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमाद सख्त लहजे में बोला, क्योंकि अब वो तंग आ चुका था इन सब से। मगर वो रोते हुए कहने लगी, तुम मेरे थे, नहीं हूँ तुम्हारा। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। ना ही मैं तुम्हारा कभी था, हमेशा से बताता आया हूँ, हमेशा से समझाता आया हूँ, लेकिन नहीं, ना तुम्हें समझ आती है, ना तुम्हारी मम्मा को आती है, ना मेरे बाबा को आती है। फिरदौस बेगम परेशान हो गई थी। सब कहने लगे, इसे तलाक दे दो, वो अपनी जान दे देगी। मगर इसने भी तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। अगले लम्हे वो अपने हाथ पर छुरी मार चुकी थी। इसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था। इसकी आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। इसके लब कपकपा रहे थे। नफ़ी में सर हिलाते हुए वो नीचे गिर गई, जबकि वो टस से मस ना हुआ। सिदरा डरते हुए इसके सीने में अपना मुंह छुपा गई थी। खून से इससे पहले ही बहुत ज़्यादा फोबिया था। खून को देखते हुए चिल्लाने लग जाती थी। इसकी कमीज़ को हाथों में दबोचे वो चिल्लाने लगी। हमाद परेशान हो गया, इससे अपने सीने से लगाता हुआ कहने लगा, क्या हो गया है? मगर वो हिचकियों के साथ रो रही थी। इसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। इसकी कमीज़ को बहुत शिद्दत से इसने दबोचा हुआ था। बिलाल ने फौरन से नीचे गिरी हुई मलाइका को देखा। मलाइका पागल हो गई हो क्या? बिलाल के दिल को कुछ हुआ था। मलाइका वो इसके गाल को थपथपाने लगा। फौरन से इसे अपने बाजुओं में उठाता हुआ बाहर की तरफ ले गया। इसे लेकर अस्पताल आ गया। मलाइका वो अब तक इसके गाल थपथपा रहा था। स्ट्रेचर पर इसे अंदर की तरफ इमरजेंसी की तरफ लेकर जा रहा था, मगर वो बार बार इसके गाल को थपथपा रहा था। मलाइका आंखें खोलो, वो नरमी से बोल रहा था। और इसे यूं परेशान देख तलाल साहब हैरान हुए थे। वो कभी किसी के लिए इतना परेशान नहीं हुआ था जितना मलाइका के लिए हो गया था। आपसे वो लड़की मोहब्बत करती थी, आपको मेरे साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो मर जाएंगी ना। आप एक काम करें, आप मुझे छोड़ दें, आप इनके पास चले जाएं। वो तब से रोए जा रही थी और हमाद इसे खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था। प्लीज़ रोना बंद करो ना, वो इससे नरमी से गोया हुआ। तो इसकी बात सुन के वो मज़ीद हिचकियों के साथ रोने लगी। वो इसके हाथ को अपने हाथ में लिए बैठा हुआ था। जैसे तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं से अच्छा लगता हूँ, बिल्कुल वैसे ही तुम मुझे अच्छी लगती हो। आप झूठ बोल रहे हैं, आप इतनी जल्दी कोई किसी को अच्छा नहीं लगता। वो मासूमियत से बोली। इसकी ठोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। आपकी नीली आंखों ने मुझे पागल कर दिया है। वो मुस्कुराते हुए बोला था।
आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी कज़न अस्पताल में है, आपको बुरा नहीं लग रहा? इसकी बात सुन के वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला तो इसकी बात सुन के वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। तलाल साहब ने इसे बुलाना छोड़ दिया था। एक हफ्ते बाद वो वापस घर आई थी। इसकी तबीयत काफ़ी हद तक संभली हुई थी, मगर वो बार बार शोर मचाने लग जाती थी, बार बार कहने लग जाती थी कि वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। वो इसे सिद्रा के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। और तलाल साहब ने भी यही फैसला किया था कि अब जब वो शादी करके आ चुका है तो बाद में अगर बात गांव में फैलेगी तो बदनामी ही होगी। इस वजह से वो इसकी शादी करना चाहते थे और इन्होंने फैसला कर लिया था, जिसमें मलाइका कभी बिल्कुल खामोश हो गई। और साथ ही इन्होंने ये भी फैसला किया था कि मलाइका की शादी वो बिलाल के साथ करना चाहते हैं। और मलाइका बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। इसने ना हाँ की ना इनकार किया। शहनाज बेगम कहने लगी, बेटा बिलाल भी अच्छा बच्चा है, तुम बिलाल के साथ शादी कर लो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता था, वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता था, तो अगर हम ज़बरदस्ती भी इसकी शादी तुम्हें इसकी ज़िंदगी में शामिल करते तो वो कभी तुम्हें वैसी मोहब्बत ना दे पाता जैसा तुम्हें बिलाल देगा। मैंने बिलाल की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। वो सच में तुमसे मोहब्बत करेगा। वो बिखरी हुई हालत में बैठी हुई मलाइका को मोहब्बत से समझाने लगी, जिसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। मोहब्बत से इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए वो कमरे से बाहर गई। दरवाजे को हल्का सा नॉक करता हुआ बिलाल कमरे में दाखिल हुआ। इसे यूं रोता हुआ देखकर आके इसके सामने बैठ गया। इसकी थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। क्या हम दोनों दोस्त थे ना? वो नरमी से गोया हुआ तो वो इस बात में सर हिलाने लगी। फिर तुम क्या दोस्त की बात नहीं मानोगी, रोना नहीं छोड़ोगी? कितने दिनों से तुम्हें समझा रहा हूँ। घर वालों ने क्या फैसला किया? वो बामुश्किल ये अल्फाज बोल पाई थी। जानता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दूंगा। बहुत ज़्यादा इसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेता हुआ बोला तो वह इसके हाथ पे पेशानी टिकाते बहुत शिद्दत से रोने लगी। मैंने बहुत ज़्यादा चाहा था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं ऐसा होता? वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ कहने लगा, देखो जो जिसके नसीब में होता है ना, इससे वो मिलता है, और जो जिसके नसीब में नहीं होता, चाहे इसके लिए रोए पीटे जो मर्जी करें, वो इससे नहीं मिलता। इस वजह से यूं रोना सिसकना बंद कर दो। वो मोहब्बत से बोला था। वो इसके कंधे पर अपना सर टिकाती बहुत बुरी तरह से रोने लगी। मैं बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ है ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला, तुम्हारी ज़िंदगी में जब कोई और लड़की आ जाएगी तो तुम भी ऐसे ही मुझे बेमायनी बना के अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। वो रोते हुए बोल रही थी, क्या हो गया? क्यों ऐसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी ऐसा बोला कि मैं तुम्हें बेमायनी समझ के अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा? कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। वो इसके करीब हो गया था। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह चाहता हूँ, लेकिन कभी मैंने इजहार नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि तुम हमाद से मोहब्बत करती हो। इस वजह से मैं कभी नहीं बोल पाया, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए वो मोहब्बत से इसे समझा रहा था। और इसके सीने में अपना सर छुपाए गई थी। वो धीरे धीरे इसके बालों को सहलाने लगा। इसे अपने साथ लगाया हुआ था और न जाने कितनी देर तक इसके सीने से लगी रोती रही थी। इसके सीने पर सर रखे हुए वो धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेर रहा था। एकदम से वो उठ के बैठ गई। क्या हुआ है? हमाद ने हैरत से इसकी तरफ देखा। आपके घर वाले, आपके बाबा कितने बुरे हैं। वो कितनी बुरी तरह से मुझे डांटते हैं। वो मुंह बनाते हुए बोली,
तो आपको लेटे लेटे यही याद आया? वो इस बात में सर हिलाने लगी। मुझे डर लगता है वो मुझे इस घर से निकाल देंगे, वो मुंह बनाते हुए बोली। तो इसकी बात सुन के वो कहने लगा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी इस घर से नहीं निकालेगा। वो मोहब्बत से गोया हुआ। तो इसकी बात सुन के वो कहने लगी, पक्का वादा, कोई भी मुझे नहीं निकालेगा। इसके हाथ को पकड़ के अपने लबों से लगा लिया, कोई भी नहीं निकालेगा। वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है, सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी बीवी हो। लेकिन शादी के बाद मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं, फिर हम पहले क्यों रह रहे हैं? हम दोनों का निकाह हो चुका है ना। वो धीरे धीरे इसके गाल को सहलाते हुए बोला। तो फिर हमारे बच्चे कब होंगे? बताएं ना मुझे। आप कह रहे थे कि नीली नीली आंखों वाले आपके बच्चे होंगे। क्या तुम हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, मैंने इस दिन वैसे ही आपकी बातें सुन ली थी, आपकी दोस्त की, मोइज़ भाई की। वो मुस्कुराते हुए बोली। तो इसकी बात सुनकर वो कहने लगा, हाँ, नीली नीली आंखों वाले बच्चे होंगे। मेरी आंखें प्यारी हैं। वो मासूमियत से इससे पूछ रही थी और वो इसके खुले हुए बालों को देख रहा था। वो बेड पे बैठी हुई थी, मगर इसके बावजूद भी इसके बाल बेड पर लग रहे थे, इस कदर लंबे थे। वो इसके बालों को पकड़ के सूंघने लगा। तुम्हारे बाल, तुम्हारी पंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम मुकम्मल तौर पर बहुत खूबसूरत हो। एकदम से खींचता हुआ इसे अपने आगोश में ले लिया। सच में? वह इस बात में सर हिलाने लगा। हाँ, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। मोहब्बत बड़ा भोसा इसकी पेशानी पे दिया तो वो दोबारा इसके सीने पे अपना सर रखे हुए अपनी आंखें बंद कर गई। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है मलाइका आपी। फिर आप अपने आपकी जान लेने की कोशिश ना करें। वो रोते हुए बोलने लगी। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? आपको अपनी मम्मा के पास जाना है। वो इस बात में सर हिलाने लगी। हमारी शादी पे आपकी मम्मा आएंगी, आपके बाबा भी आएंगे। वो हैरत से इन्हें देखने लगी। सच में मम्मा आएंगी? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगी। वो इस बात में सर हिलाने लगा। आपको पता है, मैं मम्मा को याद करती हूँ। आप रात को रो रही होती है ना, तो मैं आपको देख रहा होता हूँ। फिर मैं आपको अपने सीने से भी लगा लेता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। तो वो कहने लगी, आप कितने अच्छे हो। आप जैसे लोग बहुत कम दुनिया में पाए जाते हैं। आपको पता है, जब हम दोनों की शादी हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारे बच्चे होंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली। तो इसकी बात सुन के हल्की सी चिपत इसके सर पर लगाई और कहने लगा, नहीं पागल, बच्चे नहीं होंगे। इसके बाद आपने स्टडी करनी है। स्टडी मतलब स्कूल जाना है। मैंने वो इस बात में सर हिलाने लगा। सच में आपको पता है मुझे पढ़ने का कितना शौक था, लेकिन 5 जमातों से आगे अब्बा ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। वो मुंह बनाते हुए बोली। तो इसकी बात सुनकर कहने लगा, मैं पढ़ाऊंगा ना अपनी जान को। वो इसकी गाल को खींचते हुए बोला। और न जाने कितनी देर तक यूं ही इसके साथ बच्चों की तरह वो बातें करता रहा। वो स्टेज पर दुल्हन बने बिलाल के पहलू में बैठी हुई थी, जबकि सिद्रा हमाद के पहलू में बैठी हुई थी और दोनों ही एक दूसरे के साथ मुकम्मल लग रहे थे। दोनों जोड़ियां बहुत खूबसूरत थीं। सभी चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। शहनाज बेगम जब आई, इन्होंने अपनी बेटी की पेशानी पे बौसा दिया और कहने लगी, अल्लाह पाक तुम सबको हमेशा खुश रखे, तुम लोगों के नसीब अच्छे करे। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी, जबकि मलाइका के चेहरे पर अभी भी संजीदगी छाई हुई थी। सिद्रा भी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, जबकि हमाद खुश था। इसकी नीली आंखों वाली इसकी हसीन बीवी इसके पास मौजूद थी और वो मुस्कुराते हुए बस इसकी तरफ देखे जा रहा था। फिर दोस्त बेगम अपनी दोनों बहुओं के सदके वारी जा रही थी और रुखसती का भी वक्त आ गया। रुखसती करके इन दोनों ने वापस ही आना था
वो जैसे बिलाल के कमरे में आई, इसे ला के बिलाल के कमरे में बिठाया गया तो वो पूरे कमरे को देखने लगी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था, मगर इसके चेहरे पर अभी तक भी कोई मुस्कुराहट नहीं थी। एक अजीब सा डर और खौफ इसके दिल में बैठा हुआ था। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। बिलाल चलता हुआ इसके पास आया कि इसका घूंघट उठाए और ऐसे रुनमाई का तोहफा दिया, मगर दोनों के दरमियान गहरी खामोशी छाई हुई थी। इसकी ठोड़ी से पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया और अगले ही लम्हे झुककर इसकी पेशानी पर एक शिद्दत भरा बोसा दिया। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया और मोहब्बत से कहने लगा, आपको पता है आप मेरे लिए कितनी अहम हो, मैं आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसके हाथ के एक एक पोटे को चूमे जा रहा था और वो इसकी तरफ देखने लगी। इसकी एक एक उंगली पे बोसा देते हुए इसके करीब हो गई। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ इसके लबों के ऊपर झुक गया था। इसकी सांसों में अपनी सांस घुली थी। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त की हुई थीं और इसे अपनी मोहब्बत से आशनास करवाने लगा था। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, इन दोनों की भारी सांसों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। वो जैसे कमरे में दाखिल हुआ तो वो आईने के सामने खड़ी हुई थी। खूबसूरत सा लहंगा इसने ज़ेब तन किया हुआ था। माशाल्लाह मेरी बेगम, क्या देख रही है? मैं देख रही हूँ मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। वो मुस्कुराते हुए इसके पास आई थी। आपको पता है, आज तो आपके बाबा का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। सब ने मुझे कबूल कर लिया और मामा भी आई हुई थी। आपको पता है मामा को देख के मैं कितना खुश हुई थी। वो मुस्कुरा कर इसके सीने से लगते हुए बोल रही थी, हाँ जी बिल्कुल मेरा बच्चा। ये कहते हुए मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया तो वह इसके करीब हो गई और कहने लगी, ऐसे ही आप मुझसे हमेशा मोहब्बत करेंगे ना? आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना जैसे हमारे गांव के लोग अपनी बीवियों के साथ करते हैं? वो कहने लगा, नहीं मेरी जान, कभी भी ऐसे नहीं करूँगा अपनी जान के साथ। आप तो छोटी सी इतनी प्यारी सी बच्ची हो और मैंने आपके साथ क्यों कुछ करना है? चलो शाबाश, अब जाओ जाके चेंज करके आओ। इतना भारी भरकम लहंगा है तो मुझे मेकअप के बगैर बहुत खूबसूरत लगती हो। ये कहते हुए इसकी दोनों आंखों पे बोसा दे गया और वो मुस्कुराते हुए चेंज करके आई और आके इसके सीने पर सरकते हुए लेट गई थी। हमारे बच्चे कब होंगे? वो दोबारा से मुस्कुराते हुए बोली, बच्चों की लगती, खामोश होके सो जाओ, अभी बच्चे नहीं होंगे, अभी आप खुद बच्ची हो। ये कहते हुए वो मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पर दे गया और वो मुस्कुराते हुए इसके महफूज हसार में नींद दराज हो गई। सुबह जब मलाइका की आंख खोली तो वो इसके बाजों के हसार में बिखरी हुई हालत में सो रही थी। रात जिस तरह बिलाल ने इसे अपनी मोहब्बत से आशनास करवाया था, वो तो अपनी किस्मत पे खुद ही रश कर रही थी। कोई इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? जिस तरह इसने प्यार से और नरमी से इसे छुआ था, अपनायत का एहसास दिलाया था, इसे तो दीवानगी की हद तक इस शख्स से मोहब्बत होने लगी थी। इसने हल्की सी आंखें खोल के देखा और अगले ही लम्हे इसके सीने पे बोसा देते हुए कहने लगी, बहुत शुक्रिया बिलाल। बिलाल जो धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेर रहा था, ऐसे देखने लगा, क्या हो गया है? शौहर से मोहब्बत हो गई है क्या? वो इस बात में सर हिलाने लगी। हाँ, मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मोहब्बत तो सिर्फ महरम रिश्तों से की जाती है। मोहब्बत तो सिर्फ शौहर का हक होता है जो हमें इतनी मोहब्बत देता है। वो मुस्कुराते हुए बोली थी और वह इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए दोबारा से इसे अपने हसार में ले गया। वो दोनों मुतमईन थे, दोनों पुरसकून थे।
ان دونوں نے خوش دلی سے ایک دوسرے کو قبول کیا اور گھر میں رونق سی پھیل گئی۔